तो देखिए मैं ये बोल रहा था कि ये तो हमारी ईस्ट हो गई सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। भाई इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम यूज कर रहे हैं और यूज करके हम अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन चाहे कोई ईस्ट हो या कोई भी बैक्टीरिया हो, बेटा वो अपनी जो मैक्सिमम ग्रोथ दिखाता है तो उसके लिए एक ना सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए। जैसे आप हो, आप अपना मैक्सिमम आउटपुट कब दे सकते हो वो आपको पता है। आपको पता है कि आपको कौन सा एनवायरनमेंट अच्छा लगता है जिसमें आप रहना बहुत ज्यादा पसंद करोगे। जैसे गर्मियों के टाइम पे आपको ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए, सर्दियों के टाइम पे ज्यादा आपको सर्दी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए जो 25 डिग्री सेल्सियस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहे, मतलब आप खुश हैं उस चीज से। ऐसे ही बैक्टीरिया या जो यीस्ट हैं जिनको हम यूज करते हैं, ये भी चाहते हैं कि हमें एक ऑप्टिमम कंडीशन मिले, ऑप्टिमम एनवायरनमेंट मिले। ये भी चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन मिले जहां पे हम अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो करें। तो उस मैक्सिमम ग्रोथ को देने के लिए हमें यहाँ पे कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स या आप उन्हें वेसल्स कह सकते हो, कंट्रोल्ड वेसल्स होती हैं, वो उन्हें फर्मेंटर कहा जाता है। तो बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, लार्ज वेसल्स होती हैं, वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। तो वो जो बड़े बड़े फर्मेंटर हैं उन्हें यूज किया जाता है। और वो जो फर्मेंटर होते हैं उनके अंदर हम रॉ मटेरियल डालते हैं और थोड़े से जो इनोकुलम है, स्टार्टर कल्चर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का, वो डालेंगे। अब रॉ मटेरियल अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग हो सकता है कि आपको बियर बनानी है, विस्की बनानी है, ब्रांडी बनानी है, वाइन बनानी है, वोडका बनानी है, बहुत बहुत सारी है, और तकीला बनानी है, ठीक है, क्या क्या जो भी आप बनाना चाहते हो, आप उसके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल यूज करेंगे। उनको बनाने का जो प्रोसीजर है वो भी अलग होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो बेवरेजेस हैं जिनको डिस्टिलेशन करा जाता है, और बहुत सारी ऐसी जो है बेवरेजेस हैं जिनको विदाउट डिस्टिलेशन ही यूज किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक वेसल की, बहुत बड़े वेसल की जरूरत होती है जिसे कहा जाता है फर्मेंटर। ठीक है जी। अब ये जो फर्मेंटर होता है, ये क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील का ऐसे बहुत बड़ा सा वेसल होता है, स्टेनलेस स्टील का बहुत बड़ा सा कॉलम जैसा। आप देखोगे कभी आप मोहन नगर साइड में जाओगे तो वहां एक मोहन मेकिन नाम से एक वो पड़ती है, इंडस्ट्री पड़ती है। मोहन नगर से पहले ही उल्टे हाथ पे आप जाओगे, मोहन मेकिन लिखा होगा वहां पे। तो जो है एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे ओल्ड मोंग कहते हैं, एक शराब का नाम, रम का नाम है, सॉरी। तो मोहन मेकिन की वो प्रोडक्शन है। तो वहां पे अगर आप कभी ध्यान से अंदर की तरफ झांक पे देख पाओ तो वहां पे आपको फर्मेंटर देखने को मिल सकते हैं। तो फर्मेंटर क्या होते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो, फर्मेंटर देखना है तो आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए। जैसे भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया है हरियाणा के पास में, वहां पे चले जाना, वहां पे बहुत सारी आपको किंगफिशर विंगफिशर की मिलेंगी। वहां पे ऐसे कॉलम्स आपको बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। एक गाजियाबाद में ही है यूनाइटेड बेवरेजेस, वो बनाती है सीग्राम्स, एक सीग्राम्स है। तो वहां पे सारी चीजें ये जो है फर्मेंटेशन के लिए मिल जाएंगी। तो ये जो फर्मेंटर जो है होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक चीज होती है, ये क्या करते हैं, हमारे ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। ऑप्टिमम कंडीशन में क्या हो सकता है कि ऑप्टिमम एक तो टेम्परेचर हो सकता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर और ऑप्टिमम जो है आपका पीएच। मतलब हर चीज एक स्पेसिफिक होनी चाहिए।
मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच बिल्कुल बिल्कुल बराबर रखा जाता है अंदर। ये कंट्रोल्ड होती है, ऐसा नहीं होता ये वेसल बना के छोड़ दी। इसके अंदर हमारे जो है बड़े बड़े इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो हर चीज को कंट्रोल करता है। जो यहाँ पे एक ऐसा पीएच को कंट्रोल करने के लिए ऐसी डायोड होती है जो जैसे सॉल्यूशन, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल डाला हुआ है आपने, ठीक है, और रॉ मटेरियल डाल के यहाँ पे आपने इस तरीके से इसमें एक वो लगा रहता है, एजिटेटर टाइप का एजिटेटर होता है ऐसे, वो इसको ऐसे ना रोटेट कर रहा होता है वो ऐसे। यहाँ पे एक पीएच कंट्रोल के लिए रहता है, प्रेशर कंट्रोल के लिए रहती है, ऐसी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, हर चीज वो सबमर्ज रहती है वो सॉल्यूशन में। अगर हल्का फुल्का भी पीएच फ्लक्चुएट करता है या प्रेशर फ्लक्चुएट करता है या टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए इनके पास ये सब कंप्यूटर से कनेक्टेड है, सारी चीजें ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। तो पीएच लेवल ज्यादा हो गया, जैसे पीएच एसिडिक हो गया यहाँ पे तो बेसिक सॉल्यूशन मिला देंगे इसमें। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इन्हीं के अंदर ना कॉइल्स होती हैं, अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो ठंडा पानी उन कॉइल्स के थ्रू जो है रोटेट करवा देंगे, अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। मतलब वो भी डिपेंड करेगा कितने टेम्परेचर को लो करना है। जैसे सपोज करो कोई ईस्ट है जो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहना चाहती है तो आप इतना ही टेम्परेचर इन्हें प्रोवाइड करोगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बिल्कुल 0.5 डिग्री सेल्सियस भी नहीं, मतलब बिल्कुल ऑप्टिमम तो ऑप्टिमम। ऐसे ही प्रेशर, अगर इन्हें कितने पीएसआई के प्रेशर पे ग्रोथ करनी है उतना ही प्रेशर दिया जाएगा, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग इनको ईस्ट को एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम ग्रोथ करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। अब इथेनॉल हमारे पास आ गई तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या यूज किया जा सकता है, रॉ मटेरियल की बात सुन लीजिए। तो रॉ मटेरियल के तौर पे हम बार्ले यूज कर सकते हैं, बार्ले मतलब जौ होती है, तो आप कहोगे कि ऐसे उससे क्या करेंगे, तो जो बार्ले सीड्स होते हैं, गेहूं गेहूं जैसा होता है ना, जौ गेहूं जैसा होता है, थोड़ा लंबा होता है उससे, और राइस जैसे उसकी कवरिंग होती है, जैसे जो आप जब राइस तो आप नॉर्मली खाते हो, लेकिन जो ये जो अनप्रोसेस्ड राइस होती है तो उसके चारों तरफ ना कवर होता है ब्राउनिश कलर का, तो उसे हटाया जाता है और फिर राइस उसमें से निकाल दी जाती है। तो सिमिलरली ऐसे ही बार्ले होता है, तो उसके भी ऊपर से कवर जैसे राइस का हटाया जाएगा ऐसे ही उसको हटाया जाएगा और उसको बड़े बड़े बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेके उसके अंदर वाटर मिक्स कर देते हैं, फिर वो स्वेलअप कर जाता है, उसको जो है क्रश कर दिया जाता है, पेस्ट सा बना दिया जाता है, फिर उसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे उसको, फिर वाटर डाल देंगे, कुछ थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट अगर जो चाहिए हो वो डाल देंगे और थोड़ा सा ईस्ट लेके डाल देंगे और फिर ये बंद हो गया। फिर ये फर्मेंटेशन होता रहेगा। फर्मेंटेशन की अवधि जो है मीन्स जो टाइम पीरियड है ये आपका 6 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है और 100 साल का भी हो सकता है। कुछ कंपनीज हैं जैसे जैक डेनियल्स, ये 100 साल फर्मेंट करती हैं, मतलब ये अपनी जो अल्कोहल जो देती हैं 100 साल तक ये फर्मेंटेशन करती हैं। तो इनका फर्मेंटेशन करने का एक तरीका बिल्कुल अलग है, ये इस तरीके के वेसल यूज नहीं करती, वो करते हैं क्या, जो ओक ट्री होता है, ओक ट्री के कास्क बने होते हैं ड्रम जैसे, उन कास्क के अंदर रॉ प्रोडक्ट को डाल दिया, रॉ मटेरियल डाल दिया और थोड़ी सी ईस्ट को लिया और उसको पैक कर दिया और उठा उठा के वेयर हाउस बना रखे, मतलब कई हजारों हेक्टेयर में उन्होंने गोडाउन बनाए हुए हैं। तो उसमें बैच साइज के हिसाब से कि ये आज बैच लगाया इस तारीख को, अब ये खुलेगा आज से इस तारीख को जाके, तो सोच लो 100 साल बहुत बड़ी बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। कई 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 जो है साल वो फर्मेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कुछ बैच उनके निकलते चले जाते हैं, वो जगह खाली होती चली जाती है, पुराने बैचेस उनकी जगह नए फिट होते चले जाते हैं, बैच साइज उन पे लगा दिया जाता है, लेबल कर दिया जाता है और उसी टाइम पीरियड के बाद उसे ओपन करा जाता है। इसलिए वो जो शराब होती है वो बहुत महंगी बिकती है, जितना ज्यादा आप फर्मेंट करोगे उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड होती है। तो बोला जाता है इसमें जो इनके केसेस में ओल्ड इज गोल्ड, रीजन इज व्हाट, क्योंकि जितना ज्यादा वहां पे वो होगा
मीन्स फर्मेंटेशन होगा, उतना ही इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एल्कोहल वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग। अब जैसे एक कंपनी है कार्ल्सबर्ग नाम है उसका, कार्ल्सबर्ग, वो बियर प्रोडक्शन करती है। तो उसने अपना एक बैक्टीरिया ही पेटेंट करा लिया है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस कार्ल्सबर्ग-जेनेसिस। उसने अपना ही बैक्टीरिया पेटेंट करवा रखा है जिससे वो जो है अपनी बियर का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो वो भी सैक्रोमाइसिस का ही एक सब टाइप का बैक्टीरिया है, लेकिन इन्होंने पेटेंट करा रखा है, खैर उसकी वो बात है। तो इन सबको जब इनका टाइम पीरियड जब फर्मेंटेशन का पूरा हो जाता है तो इसमें सैम्पलिंग पोर्ट होते हैं कुछ। सैम्पलिंग पोर्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने एक सैंपल पोर्ट बना दिया, तो यहाँ पे से क्या किया जाता है ना, थोड़े थोड़े सैंपल को थोड़े थोड़े टाइम में विड्रॉ करके देखा जाता है। थोड़े थोड़े सैंपल्स को इसमें से निकाल लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है और इसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वहीं पे जो उस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, वो उसके एरोमा, टेक्सचर, अल्कोहल कंसंट्रेशन, उस सारी चीज़ों को सूंघ के पी के पता करते हैं। उनकी जॉब है शराब पीना। ठीक है, वो पी के वो सारी चीज़ों को पता करते हैं कि हाँ भाई ये फाइनल प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना। तो जब वो चीज़ जब ओके हो जाती है तो फिर बाद में वो उसको क्लीन चिट देते हैं, फिर बाद में ये बैच खाली हो जाता है और इसको फिर डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है ये समझिए। देखिए, दो तरीके की शराब होती है, ये दो तरीके की शराब होती है। एक होती है डिस्टिल्ड, ठीक है, और एक होती है विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो आपने ये एक बड़ा सा वेसल है, इसको जो है इसके अंदर जो फर्मेंट हो चुकी थी इथेनॉल वो सारी निकाल दी इसके अंदर। ठीक है, ये जितनी भी जो आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट आपने इसमें से बनाया था ना, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, इसको आपने इसमें निकाल दिया वेसल में। अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसको हीट दे दी। हालांकि ऐसे हीट नहीं देते, इतना छोटा नहीं होता, मैं एक छोटे लेवल पे बता रहा हूँ डिस्टिलेशन कैसे किया जा सकता है। आपने नीचे से हीट दे दी इसको, अब हीट देंगे तो क्या होगा, ये वार्म होगा और इसमें से वेपर्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे वेपर्स छोटे छोटे यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, है ना। तो इन वेपर्स को क्या किया जाता है, एक छोटे से ऐसे ट्यूब से एक अलग वेसल में निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो वेसल के अंदर ये जो वेपर्स कलेक्ट होके आएंगे उसके अंदर इथेनॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इथेनॉल बहुत ज्यादा होगी। तो डिस्टिल्ड जो होंगी उनके अंदर लगभग 42 से लेके 50% तक अल्कोहल हो सकता है। 42 से लेके 50% तक अल्कोहल की कंसंट्रेशन होगी। और इसके प्रोडक्ट होते हैं जैसे विस्की, ब्रांडी, उसके अलावा आपका रम। ये तीनों ही ऐसे हैं जिनमें इथेनॉल का कंसंट्रेशन, अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और इनको विद डिस्टिलेशन, आप विद डिस्टिलेशन कर लीजिए, जिनको डिस्टिलेशन के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो कच्ची शराब उतारी जाती है ना, जो कच्ची शराब सुना होगा आपने, कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, तो वो कैसे बनाते हैं, वो भी ऐसे बनाते हैं, वो बेचारे शुगर केन को यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं शुगर। देखो, हालांकि ऐसा नहीं है, रम बनाने के लिए भी हम लोग केन मोलेसिस को यूज करते हैं। देखो, जो भी चीज स्टार्ची होगी, मतलब जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, तो जो भी चीज कार्बोहाइड्रेट रिच है, शुगर रिच है, उसको अच्छा फर्मेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ज्यादातर पोटैटो को ले लिया जाता है, बार्ले को ले लिया जाता है, और आपका ये केन मोलेसिस, शुगर केन, इसको यूज किया जाता है। तो जो पुराने समय में फर्मेंटेशन कैसे होता था, एक वेसल लिया, मटका ले लो आप उसके अंदर शुगर केन का जो जूस है उसको भर लो, पैक करके मिट्टी के नीचे दबा दिया उसको। आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर उसको बाहर निकाला। ठीक है, और अगर आप थोड़े टाइम और छोड़ दोगे उस चीज को,
ठीक है, मतलब अल्कोहल बनने के बाद तो उसमें एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन जाता है, वो विनेगर बन जाता है। विनेगर, सिरका जो आप लोग खाते हैं ना, वो भी इसी तरीके से बनता है। मतलब अगर आपने वो शुगर केन के जूस को थोड़े टाइम, जो अल्कोहल बन गया, उसको थोड़े टाइम और छोड़ दो उसको, तो वहां पे वो सिरका बन जाता है, मतलब विनेगर बन जाता है वो। मतलब वो उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। अल्कोहल जो बनाया वो प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाता है, जो ईस्ट है हमारी। तो क्या होता है कि जब वो फर्मेंट हो गई, उस वेसल को निकाल लिया, निकाल के कहते हैं भट्टी, कहते हैं उसे, भट्टी चला दी। ठीक है, मतलब एक देसी टर्म है, जो देसी शराब बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो भट्टी चला देते हैं, वो भट्टी चला देते हैं, उस वेसल को रख देते हैं, और उसके जो वेपर्स हैं उन्हें कलेक्ट करते रहते हैं। बस उनका प्रोसीजर थोड़ा सा जो है वो आउटडेटेड है, जिसकी वजह से वहां पे उसके अंदर मतलब वो अनप्रोसेस्ड शराब होती है। मतलब उसे प्रोसेस शराब नहीं कहेंगे, वो अनप्रोसेस्ड शराब होती है। और इसमें भी दो तरीके के अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो कभी कभार जो नॉर्मल अल्कोहल है वो इथाइल अल्कोहल होती है, मतलब जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करती। लेकिन अगर मिथाइल अल्कोहल पी ली जाए तो वो क्या करती है, हमारे को मतलब हमारी डेथ भी कॉज हो सकती है अगर उस अल्कोहल को पी लिया जाए। तो वहां पे उनको पता नहीं है, उनके लिए अल्कोहल अल्कोहल है, उनके लिए इथाइल मिथाइल कुछ नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है लिवर के अंदर, जिसको हम लोग अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। तो वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, हमारे जो अल्कोहल है उसको मेटाबोलाइज कराता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इवन सारे ड्रग्स जो भी हम लोग खाते हैं, जितने भी ड्रग्स हम लेते हैं, या जो भी कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड हम ले रहे हैं, वो सब का डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम हमारे लिवर का है। तो अब क्या होता है कि हमने पी ली जो है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल जब हमने पी ली, तो हमारा क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस उसको जो है नहीं कर पाएगा, मेटाबोलाइज ढंग से नहीं कर पाते। तो उनको क्या किया जाता है कि या तो उनकी डेथ कॉज हो जाती है, और इन केस अगर उनको हॉस्पिटल में टाइम पे ले गए तो उनका इलाज बहुत फनी सा है। अब आप हंसोगे कि अगर किसी ने देसी शराब पी है और उसको मतलब वो डेथ बेड पे पहुंच चुका है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग जो नॉर्मल अल्कोहल होती है ना, जो अंग्रेजी शराब होती है, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अच्छे से बनी हुई है, ठीक है, उसको ड्रिप से चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी आप एंजाइम पढ़ते, एंजाइम जब चैप्टर नंबर 9 है आपका क्लास 11th का, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का जब एंजाइम वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो इसी चीज को कहा जाता है जो है इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो वहां पे क्या होता है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, दोनों इथाइल और मिथाइल अल्कोहल के बीच में कंसेंट वो जो है ना कंपटीशन होता है कि कौन बाइंड करे इसकी साइट पे, किसकी, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की। तो उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल अंग्रेजी शराब वाला इथाइल अल्कोहल है वो जीत जाता है, वो जीत जाता है, और जिसकी वजह से वो पर्सन सरवाइव करता है। तो इस तरीके से इसका इलाज होता है। मतलब जो ट्रीटमेंट है बड़ा फनी सा है कि देसी शराब पी क्या है, अंग्रेजी शराब ड्रिप से चढ़ा रहे हैं हम लोग और वो सही हो रहा है। तो ये बहुत इंफॉर्मेशन दे दी मैंने अल्कोहल के बारे में। दरअसल आप कहोगे सर इतना पता क्यों है, दरअसल मेरी मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैंने एक दो ट्रेनिंग कर रखी है इन्हीं अल्कोहल इंडस्ट्रीज में, मेरी ट्रेनिंग है। ठीक है, मैं मतलब पहले टीचिंग का तो मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा कि शायद मैं इसी क्यूसी व्यूसी में लगूंगा, ये इंडस्ट्री में शराब ही बनाऊंगा, और क्योंकि मैं भी बायोटेक का ही था। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, हमने पढ़ा है इसका जो ब्लेड होता है ना, इसका भी साइज के लिए एक इंजीनियरिंग होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर इंटीग्रेशन लगवाते थे भाई हमसे, ठीक है, हम पे नहीं लगी, तो हम छोड़ दिए, हमने, हमारे बस की नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत अच्छा है, जो उसमें न्यूमेरिकल पार्ट होता था वहाँ पे हम मैथ में बहुत कमजोर थे, फिजिक्स भी हमारी कमजोर रही, तो तो हमें समझ में नहीं आती थी वो बात। तो यहाँ पे क्या हुआ कि विदाउट डिस्टिलेशन दो प्रोडक्ट बनते हैं। विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन से हैं, एक तो बियर है, इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, और एक होती है वाइन। ठीक है, तो इसके अंदर जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो होता है आपका 5 से लेके 15% तक, मैक्सिमम 15%। ठीक है, परसेंट अल्कोहल होती है। ठीक है जी, तो विदाउट डिस्टिलेशन ये दो प्रोडक्ट हैं, बियर और वाइन, और डिस्टिलेशन वाले विस्की, ब्रांडी और रम। तो ये सब प्रोडक्ट होते हैं हमारे जो फर्मेंटेड
प्रोडक्ट के अंदर यूज होते हैं। अब एक काम करो, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसे 2 मिनट के अंदर लिख लो। मैं हालांकि ये बहुत सारी तो मैंने बकवास की है, मतलब एक्स्ट्रा बताया है, जो मतलब की बात है वो मैं लिखवा दे रहा हूं। अब तो सुनो, लिखिए, हेडिंग डालेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें लिखिए प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल require growing microbes in very large vessels called fermenters, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल स्केल पे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत बड़े स्केल पे ग्रो करना चाहेंगे। सबसे छोटा फर्मेंटर 5 लीटर का होता है, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, लैब में पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए यूज करते हैं, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, या फिर कैसे फर्मेंटेशन किया जाता है। तो हम लोगों ने भी बनाई थी, अपनी शराब बना के देखी है हम लोगों ने, ऑरेंज जूस को यूज करके, कभी एप्पल जूस को यूज करके हम जो है फर्मेंटेशन करने की कोशिश करते थे। बनी भी है सक्सेसफुली, लेकिन हमने कभी अपनी बनाई हुई शराब पी नहीं, ठीक है, हमें भरोसा नहीं था खुद के ऊपर। तो 5 लीटर से लेके 10,000 लीटर तक जो है आपकी फर्मेंटर हो सकते हैं। यश, बहुत खुशी हुई तुम्हें, ठीक है। तो 5 लीटर से लेके 10,000 लीटर तक के फर्मेंटर्स हो सकते हैं। अब क्या करेंगे आगे, तो लिखिए वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इसमें फर्मेंटेड बेवरेजेस। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस। इसमें लिखेंगे द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट is used in production of beverages, by fermenting malted cereals, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बार्ले को यूज कर सकते हैं, एंड फ्रूट जूसेस, जैसे शुगर केन के जूस को यूज किया जा सकता है। ऐसे ही वो एक और बनता है तकीला, उसे जो काजू होते हैं उनसे बनाया जाता है। हाँ, प्रोडक्शन तो लिख लिए कहाँ, हाँ हो गया, एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन एंड बियर are produced without distillation. Next, whiskey, brandy and rum are produced by distillation of fermented broth, ब्रोथ किसे कहते हैं वो समझ लो, ये टर्म बोला ना ब्रोथ, फर्मेंटेड ब्रोथ। देखो, हम बैक्टीरिया को 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास, मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर, मैंने कर रखा है, अपने एमटेक का प्रोजेक्ट करा था मैंने इसके ऊपर ही, बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर ही बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। वहाँ पे सारे जितने अभी एग्रीकल्चर फील्ड के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपके राइजोबियम का नाम सुना होगा, एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टीरियम, अगर अभी आप मेरे पास होते तो मैं बहुत सारी फोटोज आपको दिखाता, अलग अलग बैक्टीरिया जो ग्रो कर रखे थे उनकी फोटोग्राफ मेरे पास है आज भी। तो इनको ग्रो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 तरीके से ग्रो किया जा सकता है। या तो आप कल्चर मीडियम बनाओ, कल्चर मीडियम के लिए हम क्या करते हैं कि पेट्री प्लेट लेते हैं,
ऐसे पेट्री प्लेट होती है, ठीक है जी, पेट्री प्लेट होती है ऐसी बोरोसिल ग्लास की बनी हुई। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एगरोज डाल देते हैं, एगरोज डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ना जेल जैसा बन जाता है इसके ऊपर, यहाँ पे ये ठंडा जब होगा एगरोज तो ये जेल बन जाएगा। और एग्रोज डालते डालते हैं, इसके लिए ना हर बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक फूड होता है। फूड मतलब ये किस चीज को, सबस्ट्रेट को यूज करके ग्रोथ करेंगे। ऐसा थोड़ी कि बैक्टीरिया को लालच दोगे तभी तो यहाँ पे आएगा ना, आप ऐसे बिना लालच के तो बैक्टीरिया को बुला नहीं सकते हो, तो उसको कुछ तो लालच देना पड़ेगा। तो आप अगार के साथ साथ यहाँ पे हर बैक्टीरिया के लिए एक अलग कंपोजिशन होता है। तो जब भी आप लैब में काम करेंगे, तो जब भी आप एग्रोज जेल तैयार कर रहे होंगे ना, तो वहां पे हर बैक्टीरिया की स्पेसिफिक एक स्लिप लगी होती है। अच्छा ये बैक्टीरिया ग्रो करना है तो मैं ये यूज करूंगा, मुझे अब तो याद नहीं है, पहले याद था, अब 2-4 साल पहले पूछते तो नाम याद पता थे, अब तो मैं भूल गया क्या क्या यूज करते थे। ठीक है, तो वो याद करो आप, ठीक है, उनको हम यूज करके जो है अपना अगार बना लेते हैं, फिर पोरिंग कर देते हैं। पोरिंग कहते हैं, पेट्री प्लेट्स के अंदर डाल दिया, उसको थोड़ी देर कूल होने के लिए छोड़ दिया, ऐसे वो अगार बन गया। अब आपको कहाँ से बैक्टीरिया निकालना है। अब बैक्टीरिया कैसे निकाल सकते हो आप अपने हाथ के ही बैक्टीरिया को आप क्या करो, अपने हाथ को इसके ऊपर ऐसे, जो पेट्री प्लेट का जो सरफेस है ना, जहाँ अगार बना है, अगार के ऊपर ऐसे लगाओ और ऐसे छोड़ दो और इसको ढक दो। पेट्री प्लेट का एक और ढक्कन होता है ऊपर वाला, उसको ढक के इंक्यूबेटर में रख दो। आप जो है उसको 48 घंटे रखो, 48 आवर्स। तो जो आपके हाथ के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ना, वो उसके ऊपर आ जाएंगे सारे, और वो अलग अलग आपको ना कई तरीके की पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो होते हुए नजर आएंगे। सिमिलरली आपको सॉइल के बैक्टीरिया पता करने हैं। जैसे आप क्या करो, मैं क्या करता था बेसिकली, मैं रूट्स को खोदा करता था। जैसे कोई बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो उनकी रूट्स को खोदता था, और उन रूट्स के अंदर से, उसके जो रूट से लगी हुई सॉइल है उसको थोड़ा सा निकालता था, और उस सॉइल को लेके आता था उसका कल्चर तैयार करके, और उसको इसके सरफेस पे डाल देता था और फिर ढक के छोड़ देता था। तो जो भी हमारे रूट के साथ जो एसोसिएटेड बैक्टीरिया थे वो यहाँ पे ग्रो कर जाते थे इसके सरफेस के ऊपर। तो अलग अलग कॉलोनीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप इसे जितना पुराना करते चले जाओगे उतनी ज्यादा कॉलोनीज वहां पे बनती चली जाएंगी। ठीक है, जब तक ये फूड कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, अब एक तो हो गया ये सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम के ऊपर आप बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो तो उसे कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आपका जो है नॉर्मल कल्चर हो गया। ठीक है, जो अगरोज के ऊपर आपने ग्रो किया है। अगर आप क्या करते हो, इसी चीज को, बैक्टीरियाज को ग्रो करना चाहते हो लिक्विड मीडियम में, तो यहाँ पे भी इनके लिए सबस्ट्रेट डाल दो, फूड डाल दो, और यहाँ पे बैक्टीरिया डाल दो। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पे उस फूड को यूज करके मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो इसको भी आप पैक करके रख सकते हो, इसको पैक करके रख सकते हो। तो जब लिक्विड मीडियम में हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं तो उसे ब्रोथ कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो ये जो मैंने बोला है ना, आपको लास्ट टर्म बोला था ना कि डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ, तो डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ मतलब क्या है, तो इसके अंदर जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी थी वो बहुत सारी कंसेंट्रेशन में थी ना, और लिक्विड मीडियम है यहाँ पे। तो डिस्टिल किसको करेंगे हम लोग, जो फर्मेंटेड ब्रोथ है जिसके अंदर बैक्टीरिया भी, ये ईस्ट भी मौजूद है, और जो उन्होंने इथेनॉल बनाया है वो भी मौजूद है। आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं। तो ये तो थी बात किसकी, आपके फर्मेंटेड बेवरेजेस की। ज्यादा बताने वाली बात, लिखने वाली चीज इसमें बहुत कम है। एक्स्ट्रा मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिल गई कि आप खुद की शराब की भट्टी चला सकते हो। ठीक है, चलाना मत, पुलिस पकड़ लेगी। अब नेक्स्ट सुनिए, अब मैं सेकंड लास्ट कह रहा हूं, एक जो है पार्ट की बात करूंगा जिसे कहते हैं हम लोग क्या, एंटीबायोटिक्स। तो हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, हाँ हर्षित तुम ही चलाओगे सबसे पहले, पता है मुझे। ठीक है, पुलिस पकड़ लेगी, काम मत करना ऐसे गलत। आजकल आदमी कर्मों से नहीं डरता, पुलिस से पकड़े जाने से डरता है। अगर आज की डेट में कानून व्यवस्था ना होती तो हर दूसरा आदमी दूसरे आदमी को मार देता। ठीक है, ये तो डर है कि यहाँ मेरी जेल हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा। इस कारण जो है आदमी ना डर के मारे नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि इथिकली उसको खुद पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा करूंगा तो ये गलत चीज है, ऐसा मुझे नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। लेकिन अब उसको क्या है, डर है, पुलिस का डर है, इसलिए आदमी अब क्या है वो करता है, बचता है गलत कामों से। तो कलयुग है।
कुछ नहीं पता? कौन विकास दुबे बन जाए? नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, एंटीबायोटिक्स। भाई एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? दो टर्म से मिलके बना है। एक होता है एंटी, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक्स मतलब होता है लाइफ। तो ये एंटीबायोटिक कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल है जो कुछ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं अदर ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। अरे मेरी बात समझ में नहीं, समझ में आई, फिर से बता रहा हूं। ये एंटीबायोटिक कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म इनको प्रोड्यूस करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, और स्पेसिफिकली इसमें हमारे ईस्ट होती हैं, ज्यादातर ईस्ट। तो यहां पे क्या हुआ कि इसकी डिस्कवरी की पहले बात करते हैं, बुक में भी दिया हुआ पार्ट, इसके डिस्कवरी वाले पार्ट की बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने क्या किया कि मतलब साइंटिस्ट तो नहीं कह सकता उन्हें मैं, इनिशियली ही वाज अ लैब टेक्नीशियन। वो क्या करते थे, जैसे आप लोग जाते हैं तो ब्लड के सैंपल ले जाते हैं आपके, और आपके ब्लड सैंपल से आपको डायग्नोस करते हैं डिजीज को। तो वो क्या करते थे बेचारे, अपना वही बैक्टीरियल कल्चर लगाया करते थे उसके ऊपर। जैसे क्या करते हैं बैक्टीरिया, वो क्या करते होंगे कि ये जैसे कल्चर बना लिया बैक्टीरिया का आकार वाला, यहाँ पे आपका ब्लड की कुछ ड्रॉप ले लिया और उसके ऊपर यहाँ पे इसको सरफेस पे स्प्रेड कर दिया। तो जो भी आपके अंदर ब्लड के अंदर अगर कोई इंफेक्शियस एजेंट रहा तो वो यहाँ पे ऐसे अपीयर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे फिर उस बैक्टीरिया को जो अपीयर हुआ है कॉलोनी, उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा और देख के बता दिया जाएगा कि हाँ भाई इसको ये डिजीज है, ठीक है, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो ये यही काम करते थे हमारे कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब एक दिन क्या होता है, ये जो 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 एंटीबायोटिक की डिस्कवरी है ना, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी के लिए, एक मेरा याद नहीं आ रहा, अभी बताऊंगा आपको। एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी ये। एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऐसे हुई कि एक दिन सैटरडे का दिन था, इन्होंने सोचा कि यार मन नहीं कर रहा काम करने का, मैं ऐसा करता हूँ। डेली रूटीन था उनका कि भाई मैं आज जो भी मेरे टेस्ट करें, तो उनकी जितनी भी पेट्री प्लेट्स तैयार करते थे वो उनको वॉश करके जाते थे वो। मतलब आप भी लैब में काम करोगे, कितने बड़े नवाब हो, अपने काम खुद करना है लैब में, ये तरीका होता है ये। वहां पे कोई चपरासी उपरासी नहीं होता आपके ये पेट्री प्लेट को धोने के लिए। स्टूडेंट खुद काम करते खुद धोते हैं, लैब टेक्नीशियन खुद काम करता है खुद धोता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो क्या करते थे, अपनी वॉश कर देते थे प्लेट्स और चले जाते थे घर। उस दिन उनका मन नहीं किया, उन्होंने बोला कि नहीं मैं आज नहीं कर रहा, और वो चले गए सैटरडे को। अब मंडे वर्किंग थी, वो वापस आए। अब जिस दिन वापस आते हैं, क्या होगा कि उन्होंने वहां पे देखा कि यार वो पेट्री प्लेट्स जो रखी हुई थी, जो वॉश नहीं करी थी, अनवॉश्ड रह गई थी, वहां पे उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पे ना कुछ मोल्ड जैसी ग्रोथ हो रखी है, और उस मोल्ड के आसपास कुछ एरिया है सर्टेन, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे, बाकी बैक्टीरिया हर जगह है। मतलब जहां जहां वो मोल्ड थी उसके एक सर्टेन एरिया में, जैसे उन्होंने क्या देखा, अगर मैं इस पेट्री प्लेट को ऐसे करके देखूंगा तो ऐसे दिखाई देती है गोल ऊपर से। तो इन्होंने क्या देखा कि जहां जहां मोल्ड है उसके एक सर्टेन एरिया में, जहां जहां मोल्ड है उसके एक सर्टेन एरिया में, इतने ये डायमीटर में कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, बाकी बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे हर जगह इनकी कॉलोनीज बनी हुई है, ठीक है। बैक्टीरिया कॉलोनीज में हर जगह मौजूद है, बस इस एरिया को छोड़ के, इतने एरिया को, इतने, ये जो डायमीटर है ये वाला, ठीक है। तो इनका दिमाग में क्लिक हुई बात कि भाई ऐसा क्या है, ये जो बैक्टीरिया यहाँ इस एरिया में क्यों नहीं ग्रो कर रहे, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, इस एरिया में क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा देखा, तो इन्होंने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि ये जो बीच में है ना, ये हमारी कुछ ईस्ट है, फंगस है, जो आपकी कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज कर रही है, और इस पूरे एरिया में उन मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिलीज किया गया है कि कोई बैक्टीरिया इस एरिया में आके ग्रोथ नहीं कर सकता, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जा रहा है इस एरिया में, मतलब वो किल हो जा रहे हैं यहाँ पे वो आके।
तो जो ऐसे ये ईस्ट है, ये एक सर्टेन एरिया है ये मोल्ड का, इतना जो डायमीटर है इसमें कोई भी अदर बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा, इसके बाहर है सारे, इसके बाहर सारे ग्रो कर रहे। तो फाइनली इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे कुछ केमिकल है जो इस मोल्ड ने रिलीज किया है, और उसी मॉलिक्यूल को कहा गया एंटीबायोटिक, इसी मॉलिक्यूल को कहा गया एंटीबायोटिक। ठीक है जी। तो पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। उसका नाम था जी क्या? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को निकाला गया था किससे? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, इससे निकाला गया था। ठीक है जी। तो ऐसे डिस्कवरी हुई थी एंटीबायोटिक की। फिर फर्दर बहुत सारी एंटीबायोटिक आ चुकी हैं। अब तो ब्रॉड रेंज की भी एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम इन्हें कहा जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है कि वो अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्शन ले सकती है। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होती है? वो स्पेसिफिक होती है कि भाई सपोज करो किसी के साल्मोनेला ग्रोथ हो रही है, अच्छा इसकी ग्रोथ रुकवानी है तो एक गोली खानी, वो साल्मोनेला को टारगेट करेगी, उसे नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या है? एक टैबलेट खा रहे हो वो कई तरीके के बैक्टीरिया किल कर सकती है। तो दो तरीके के एंटीबायोटिक बाद में पता चली। कुछ हमारे फिर तो पेनिसिलिन के बाद एम्फिसिलिन आई, केनामाइसिन आई, क्लोरमफेनिकोल आया, टेट्रासाइक्लिन आई, ठीक है, केनामाइसिन आई, बहुत सारी एंटीबायोटिक। फिर तो बूम आ गई भाई, ठीक है, मेडिसिन इंडस्ट्री में बूम आ गई और इनको मेडिसिन के तौर पे यूज करा जाने लग गया। 90s से लेके जो 2005 तक का जो पीरियड था उसमें एंटीबायोटिक की जो है बूम थी। फिर बाद में क्या हुआ कि अब सन 2005 के बाद अब एंटीबायोटिक वो काम नहीं कर पाती जो पहले हुआ करता था एंटीबायोटिक का, क्योंकि अब बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट हो गए हैं। मतलब बैक्टीरिया ने भी अपना इवोल्यूशन करा है ना भाई साथ में। तुम हमें कैसे मारोगे, हम भी कुछ करेंगे। हम उन्होंने अपने अंदर चेंजेस ले आए। अच्छा, कोई एंटीबायोटिक जैसे क्या करती थी, उनकी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने दे रही, तो बैक्टीरिया ने किसी और तरीके से सेल वॉल बनानी शुरू कर दी। ठीक है, कोई उनके ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन को नहीं होने दे रहा, तो बैक्टीरिया ने कुछ और मशीनरी तैयार कर ली। तो मतलब बैक्टीरिया ने भी साथ में इवॉल्व किया है और इवॉल्व करके रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो इसीलिए ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। एंटीबायोटिक तब खानी चाहिए बहुत ज्यादा मजबूरी हो। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक खाओगे आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट होते चले जाएंगे, और जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी उस एंटीबायोटिक की तब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एंटीबायोटिक के बारे में या इस पेनिसिलिन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा बेटा आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।